हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो इनको आप डेली बेसिस पर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप सी का जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं, सबके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का पेड ग्रुप भी चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है, उत्तराखंड से न्यूज़ आ रही है कि उत्तराखंड के लिए डूइंग अवे विद रेवेन्यू पुलिस ईजियर सेड दैट डन। अब देखिए, एक उत्तराखंड के अंदर रिवाज है रेवेन्यू पुलिस का। हालांकि रेवेन्यू पुलिस अंग्रेजों की देन थी, अंग्रेजों के समय चलती थी, कई राज्यों ने इसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड अभी भी रेवेन्यू पुलिस पे ही, राजस्व पुलिस पे ही काम कर रहा है। तो उत्तराखंड हैज़ अ यूनिक पुलिसिंग सिस्टम। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उसमें एक अलग सा ही पुलिसिंग सिस्टम है। इट इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि पटवारी है, कानून गो है, उनके पास पावर है कि फर्स्ट लेयर ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एक कॉलोनियल relic है दैट परसिस्ट टू दिस डे। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा अभी उत्तराखंड में हाल ही में ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है, पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है। तो पटवारी लेखपाल की वैकेंसी के लिए भी क्या हो रहा है, हम जो कैंडिडेट्स हैं उनका बॉडी टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, उसके लिए उनको दौड़ाया जाएगा। तो वो दौड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो क्यों इसलिए पड़ रही है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ऐसा एक यूनिक पुलिसिंग सिस्टम है कि यहाँ पर जो कानून गो है या फिर जो पटवारी होता है, अगर कहीं पे कोई केस होता है, कहीं पे कोई किसी की डेथ होती है, मर्डर होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वो कौन करता है, वो सीधे पुलिस नहीं पहुँचती है वहाँ पे कौन जाता है, पटवारी जाता है या कानून गो जाता है। So these officials reinforce policing in the state, which has an average of one police station for as many as 65,000 people. रेवेन्यू पुलिस जो है उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिलों में है। जब भी कोई क्राइम होता है तो रेवेन्यू पुलिस जो है उस एरिया की, वो FIR दर्ज करती है, यानी कि वहाँ का पुलिस स्टेशन दर्ज करके कौन करता है, रेवेन्यू पुलिस करती है। इन्वेस्टिगेट करती है केस को, एक्यूज को अरेस्ट करती है और चार्जशीट भी फाइल कर देती है लोकल कोर्ट में। बताओ, पटवारी को और कानून को ये ताकतें दे रखी हैं। इन केस ऑफ हीनियस क्राइम्स, जब कोई जघन्य अपराध होता है तो केस सीधा रेगुलर पुलिस के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में भी 7 से 10 दिन लग जाते हैं। यानी कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, जिस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए थी शुरू में ही, तो इस 7 से 10 दिनों के अंदर जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, उनको ख़त्म कराया जा सकता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में कहा था स्टेट को कि हम रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को अबॉलिश कर दो, लेकिन एज द ऑफिशियल्स आर नॉट ट्रेंड इन हैंडलिंग मॉडर्न डे क्राइम्स। क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं, मान लेते कोई पटवारी नियुक्त हो रहा है, कानून को नियुक्त हो रहा है, तो उसको क्या पता कि किस तरह से जो मॉडर्न डे जो क्राइम्स हो रहे हैं कि वो किस तरह से हैंडल करने हैं, वो उनको नहीं पता है। नेक्स्ट आता है GS3 से। अगर हम न्यूज़ देखें तो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की। तो IBC जो कोड लाया गया था 2016 में, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोड था। इसका काम ये था कि जो कंपनीज़ लोन नहीं दे रही हैं, लोन लिया हुआ था उन्होंने, लोन का पैसा वापस नहीं दे रही हैं, तो उनको किस तरह से उनकी इंसॉल्वेंसी की जाएगी, किस तरह से उनकी बैंकरप्सी की जाएगी। तो दिवालियापन या जो शोधन अक्षमता है उसके लिए इसको लाया गया था। तो ग्रोइंग इकोनॉमी में, जैसे कि भारत की इकोनॉमी है,
हेल्दी क्रेडिट फ्लो बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक स्वस्थ रूप में जो उधार है वो कंपनियों तक पहुँचाना चाहिए। एंड जनरेशन ऑफ न्यू कैपिटल आर एसेंशियल, और नई कैपिटल का यानी कि जो पैसा है उसका जनरेशन बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन अ कंपनी और बिजनेस टर्न्स इंसॉल्वेंट, यानी और जब कंपनी या कोई भी जो व्यापार है, बिजनेस है, और वो ऐसा हो जाता है यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है कि अब वो पैसा नहीं दे सकता उधारी का, या बीमार पड़ जाता है। बीमार का मतलब यहाँ पे है कि वो बिज़नेस ख़राब हो रहा है, यानी कि बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रहा, बिज़नेस में पैसा नहीं आ पा रहा है। इट बिगिनस टू डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स लोन्स, और सिंपल सी बात है, तो वो लोन की किस्त चुका ही नहीं पाएगा। जब लोन की किस्त नहीं चुका पाएगा तो वो डिफ़ॉल्ट होता चल जाएगा। In order for credit to not get stuck in the system or turn into bad loans, it is important that banks or creditors are able to recover. अब देखिए, ये कोशिश की जाती है किसी भी बैंक के द्वारा कि जो उसने पैसा उधारी में दिया है वो सारा का सारा पैसा उसे वापस मिल जाए। वो पैसे का क्या ना हो, वो पैसा बैड लोन में कन्वर्ट ना हो। बैड लोन का मतलब वो लोन्स होते हैं जो एक बैंक ने किसी कंपनी को तो दे दिए थे, लेकिन उस कंपनी ने वो पैसा बैंक को, जो बैंक का पैसा था, वो वापस नहीं लौटाया। 2016 में जब भारत का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट और डेट डिफ़ॉल्ट्स की जो हिस्ट्री थी, अगर हम देखें, वो पाइल अप होती जा रही थी। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? देखिए, एसेट्स का मतलब है कि आपकी पूंजी है, और नॉन परफॉर्मिंग का मतलब है कि अगर आपकी पूंजी आपके काम नहीं आ रही, वो परफॉर्म नहीं कर रही है आपके लिए, तो आप उसे नॉन परफॉर्मिंग कह देंगे। अब मान लेते हैं एक बैंक है, बैंक के लिए पूंजी क्या है? बैंक के लिए उसका जो उधार दिया गया पैसा है वही पूंजी होता है, वही उसका एसेट होता है। यानी कि बैंक ने अगर किसी को 2 लाख रुपए उधार दिए हैं, क्रेडिट के दिए हैं, लोन दिया है, और उस पर वो कुछ परसेंट लेता है, तो 2 लाख से मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए ले रहा है, तो वो जो 50,000 का फ़ायदा हुआ वो बैंक को हुआ है। तो अब वो 2 लाख रुपए क्या हुए बैंक के लिए? 2 लाख रुपए बैंक की एसेट हो गई, है ना। जब वो एसेट हो गई, अब क्या हो रहा है कि वो एसेट तो वापस नहीं आ रही, यानी कि जो एसेट थी, जो बैंक ने दिया था किसी को कि इस शर्त पे कि कुछ टाइम बाद तो मुझे 2.5 लाख रुपए वापस दोगे, और अगर उस पर्सन ने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैंक की जो पूंजी थी वो क्या होने लगी? वो परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो वो एसेट थी वो कैसे हो गई? नॉन परफॉर्मिंग हो गई, इसलिए उसको एनपीए कह दिया गया, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया गया। तो 2016 में जब भारत की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो हिस्ट्री थी वो बढ़ती जा रही थी, और ओल्डर लोन की जो रिकवरी थी वो बहुत बुरी तरह से परफॉर्मेंस उसकी बेकार थी, तो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया टू ओवरहोल द कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस रिजोल्यूशन रिजीम इन इंडिया एंड कंसोलिडेट प्रीवियसली अवेलेबल लॉज। और जिस तरह से जो पुराने जो कानून अवेलेबल थे उनको किस तरह से यूज़ किया जाए, उनकी चीज़ें लाई गई। व्हेन इंसॉल्वेंसी इज ट्रिगर्ड अंडर द आईबीसी, देयर कैन बी जस्ट 2 आउटकम्स, या तो रिजोल्यूशन होगा या लिक्विडेशन होगा। तो इंसॉल्वेंसी अगर आईबीसी के तहत होगी तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो रिजोल्यूशन होगा कि मान लेते हैं किस तरह से हम कंडीशंस को संभालेंगे, और कंडीशन संभाल के शर्तें बताई जाएंगी कि आपको किस किस तरह से पैसा चुकाना है, या लिक्विडेशन होगा, उसको दिवालियापन कर दिया जाएगा, यानी कि उसका जो पैसा है उसको बेचकर कंपनी को दे दिया जाएगा, यानी कि बैंकों को दे दिया जाएगा। तो आईबीसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, अगर हम उसकी बात करें, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो रेगुलेटर के हिसाब से देखें तो जो आईबीसी का रेगुलेटर है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आईबीबीआई। ये पहला ऑब्जेक्टिव जो है आईबीसी का वो है रिजोल्यूशन, फाइंडिंग अ वे टू सेव अ बिजनेस। सबसे पहले तो आईबीसी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालना। आईबीसी का मतलब ये है कि पहले तो वो जो बिज़नेस है वो बचा रहे, कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे वो बिज़नेस डूबे ना, यानी कि फाइंडिंग अ वे टू सेव अ बिज़नेस थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग। या तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दो, उसकी जो ऑनरशिप है यानी इसको जो मालिक हैं उनको चेंज कर दो, या उसको किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दो, यानी कि बिज़नेस बंद नहीं होना चाहिए, वो किसी तरह से चलता रहे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो एसेट की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है कॉर्पोरेट डेटर के लिए। वाइल द थर्ड इज़ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा क्या है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो पैसा है, जो क्रेडिट है वो अवेलेबल होना चाहिए, और बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट है उसका बैलेंसिंग होनी चाहिए। कीपिंग दिस ऑर्डर इन माइंड व्हेन वन लुक्स एट द आईबीबीआई डेटा फॉर द 3400 केसेज एडमिट अंडर द आईबीसी। अगर हम अब देखिए ये ऑर्डर है, यानी कि पहले तो हम ट्राई करेंगे कि वो कंपनी बची रहे, बिके ना, लिक्विडेट ना हो। सेकंड, हम ये मानेंगे कि उसकी जो एसेट्स हैं वो बढ़ाई जाए, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाए। तीसरी ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाए। तो ये एक ऑर्डर है कि किस किस प्रकार से जो आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इस प्रकार से काम करता है। तो अब 3400 केस जब तक आईबीबीआई के पास आए हैं आईबीसी के तहत 6 सालों में, 50% से ज़्यादा केस ऐसे हुए हैं जिनका लिक्विडेशन हो गया है, और 14% ऐसे हैं जिनका प्रॉपर रिजोल्यूशन हुआ है। IBC was touted
एज अ टाइम बाउंड मैकेनिज्म। तो ये कहा गया था कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है इसके तहत टाइम बाउंड मैनर में एक निश्चित समय सीमा के अंदर कुछ भी काम होगा। ये जो टाइमलाइंस हैं इस की हियर सो दैट द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस या वैल्यू जो है एसेट्स की वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। द IBC वॉज इनिशियली गिवन अ 180 डे डेडलाइन। तो शुरू में तो 180 दिन की डेडलाइन थी, बाद में इसको बढ़ाकर 330 दिन की कर दिया गया था। फिर फाइनेंशियल 2022 में 772 दिन लग रहे हैं, लेकिन अगर अभी हम देखें 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के जो केसेस होते हैं उसमें अभी हमें कितना टाइम लग रहा है, 772 दिन, जबकि लगने कितने चाहिए थे, 330 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था। जो एवरेज नंबर ऑफ डेज हैं इट टुक टू रिजॉल्व सच केसेस इंक्रीज रैपिडली ओवर द पास्ट 5 years। व्हेन वी कम टू हेयर कट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि कितना आपने कंपनी के जो खर्चे हैं उनको कम कर दिया है, जो पैसे हैं कितने कम कर दिए हैं पैसे, उनको हेयर कट्स कहा जाता है। जो डेट फॉरगोन है यानी कि जो लेंडर था यानी कि जो बैंक था उसने जो डेट फॉरगोन कर दिया, डेट फॉरगोन का मतलब है कि भाई मैं भूल ही गया कि मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था, कि मान लेते हैं अगर 2 लाख के 2.5 लाख रुपए कंपनी को बैंक को देते थे तो बैंक ये कहेगा ऐसा करो भाई कि तुम मुझे वो ऊपर के 50,000 मत दो, वो मैं भूल गया हूँ, तुम मैंने तुम्हें 2 लाख दिए थे वो लौटा दो वापस। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एज अ शेयर ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्लेम, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की उसने ये कहा 2021 में कि पिछले 5 सालों में क्रेडिटर्स ऑन एन एवरेज हैड टू बियर एन 80% हेयर कट इन मोर देन 70% ऑफ द केसेस, कि 70% केसेस में जो क्रेडिटर्स थे यानी कि जिन्होंने उधार दिया था, जो बैंक वाले थे, उन्होंने अपने पैसे पे 80% तक का हेयर कट लिया है। यानी कि उनका कहना यह है कि अगर उन्होंने 100 रुपये दिए कि भाई अब सिर्फ तुम मुझे 20 रुपये तो दे दो, यानी कि 20 रुपये ही बैंक को वापस मिले हैं उस कंपनी के द्वारा, 80 रुपये उस बैंक के ख़त्म हो गए। इन क्लोज टू 33 ऑफ 85 कंपनी सो फार, जिसके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा थे, लेंडर्स हैड टू टेक अबव 90% हेयर कट्स, तो उनको 90% से ज़्यादा हेयर कट्स मिला है। इन केस ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द वीडियोकॉन ग्रुप फॉर इंस्टेंस, क्रेडिटर्स को हेयर कट मिला कितने परसेंट का, 95% का, यानी कि 95% पैसा जो इनका कम हुआ है। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी के अंदर 3 चीज़ों का एक साथ होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएं। द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्रिलेमा भी इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा आइडिया है दैट एन इकोनॉमी कैन नॉट परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है कि एक अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र मॉनेटरी पॉलिसी हो, मौद्रिक नीति हो एक साथ ही, उसी साथ में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी चलता रहे, उसी साथ में फ्री फ्लो भी होता रहे कैपिटल का अक्रॉस इट्स बॉर्डर्स, ये तीनों चीज़ एक साथ होती रहें, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं संभव है। इकोनॉमिस्ट के यानी कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर हम देखें तो कोई भी इकोनॉमी जो है चूज़ करती है टू परस्यू ओनली 2 आउट ऑफ द 3 पॉलिसी ऑप्शन, यानी कि 3 में से कोई भी 2 तो एक साथ हो सकती हैं, तीनों की तीनों एक साथ होनी बहुत मुश्किल है। अबव साइमल्टेनियसली इन द लॉन्ग रन, द आइडिया वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय कैनेडियन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मुंडल। तो रॉबर्ट मुंडल के द्वारा ये आइडिया दिया गया था इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का, एंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मार्कस फ्लेमिंग का अर्ली 1960s में। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आज की दुनिया में इन विच कैपिटल इज़ लार्जली फ्री टू मूव अक्रॉस बॉर्डर्स विद ईज। अब देखिए जो कैपिटल है, पैसा है, जो पूंजी है, वो आसानी से बॉर्डर्स के अलॉन्ग ट्रैवल कर सकती है। आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं तो आप पैसा वहाँ खर्च करेंगे। कई सारी तरह से हम देख सकते हैं कि लोग जो पैसा है, कैपिटल है, वो ईजिली मूव कर रहा है। द चॉइस बिफोर पॉलिसी मेकर्स इज बिटवीन मेंटेनिंग अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड परसुइंग इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर पॉलिसी मेकर्स की बात करें, इफ़ पॉलिसी मेकर्स चूज टू पेग और मेंटेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी एट अ सर्टेन लेवल अगेंस्ट अ फॉरेन करेंसी, दिस डिसीजन विल लिमिट द काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दे कैन अडॉप्ट। दिस इज बिकॉज द डिसीजन टू पेग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी। अब देखिए ये जो डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो एक्सचेंज वैल्यू है हमारी करेंसी की वो कहाँ पे होगी, कैन टाई डाउन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंकर्स व्हेन इट कम्स टू द डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाह रहे हैं, किस तरह समझिए कि अगर कोई देश के पॉलिसी मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो, यानी कि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े या स्ट्रांग हो वो फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में, तो हम क्या चाहेंगे, दे कैन नॉट अचीव दिस गोल एंड मेंटेन द एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वो ऐसा इसको बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे विदाउट अडॉप्टिंग अ टाइट डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी हो, लेकिन जब तक आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आपकी नहीं होगी तब तक आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग नहीं होगी। तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग चाहिए, करेंसी भी स्ट्रांग चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी भी लूज हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। दिस इज़ बिकॉज लूज मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से क्या होगा कि कंट्री की करेंसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वैल्यू घटती चली जाती है।
इसलिए पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू चूज बिटवीन मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी एंड अपहोल्डिंग नॉमिनल डिमांड। यानी कि अब पॉलिसी मेकर्स के सामने ये समस्या आती है कि वो किस तरह से जो स्ट्रेंथ है उसको भी मेंटेन करके रखें करेंसी की, और अपहोल्ड करके रखें किसको, नॉमिनल डिमांड को, इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विच इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। ऑन दी अदर हैंड, इफ पॉलिसी मेकर्स ऑफ अ कंट्री चूज टू परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन अगर हम देखें जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी कि जो नीतियाँ बनाते हैं, अगर वो ये चाहें कि वो अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखें, स्वतंत्र रखें, दे मे नॉट बी एबल टू मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी एट अ डिजायर्ड पेग। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएंगे तो उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो उस हिसाब से नहीं रहेगी जिस हिसाब से वो चाहते हैं। दिस इज बिकॉज द काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय एन इकोनॉमी सेंट्रल बैंक इनवेरिएबली इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी। यानी कि आप किस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हो उसी प्रकार से आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी क्या होगी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है और वो भी कम ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री का सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसका एम है कि इससे कि डोमेस्टिक की डिमांड बढ़े, तो इसकी वजह से क्या होगा, करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। और अगर आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हो तो मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट कर जाएगी। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली अ फ्यू डेकेड्स अगो, यानी कुछ दशक पहले ये देखा जाए, व्हेन स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल्स वर यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, इकोनॉमी जो है वो परस्यू कर सकती थी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टिल होप टू मेंटेन अ सर्टेन एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी एग्जर्ट करते हैं एक अनडिजायरेबल इफेक्ट कंट्री के एक्सचेंज रेट पे, पॉलिसी मेकर्स कुड इम्पोज कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ कैपिटल। फिर आ रहा है कि इफ़ अ कंट्री सेंट्रल बैंक डिसाइड्स दैट इट वांट्स टू अडॉप्ट इजी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर कोई कंट्री का सेंट्रल बैंक चाहे कि वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना चाहता है, दैट कुड वीकन द एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी, इट कुड इम्पोज कैपिटल कंट्रोल टू स्टॉप द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। यानी कि कैपिटल कंट्रोल भी लग जाता है कि पैसे का फ्लो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये भी नोट किया जाना जरूरी है कि कैपिटल कंट्रोल कम एट अ प्राइस। कैपिटल कंट्रोल जो है, अगर आप ऐसा करते हैं कि आपकी कैपिटल कंट्रोल हो जाए, यानी कि पैसा घूमना बंद हो जाए या कंट्रोल में आ जाए, तो उसके साथ कुछ दिक्कतें हैं। दे हिंडर द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, तो उसकी वजह से जो फ्री फ्लो है कैपिटल का वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा, और इसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो करंट जो ट्राइलेमा चल रहा है, वर्तमान में जो दिक्कतें हैं उसको सामना कैसे करा जा रहा है। तो ट्राइलेमा आया है जब यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे कि भारत का आरबीआई है, ऐसे यूएसए का फेडरल रिजर्व है, तो उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है टू फाइट राइजिंग प्राइसेस। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे कैपिटल लार्जली फ्री है टू मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, दिस हैज़ लेड मैनी इन्वेस्टर्स, कई सारे इन्वेस्टर्स ने जैसे भारत जैसे देशों में से पैसा निकाल दिया है और यूएसए जैसे देशों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, और जिसके वजह से भारत के रुपये की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो घट रही है। इनफैक्ट इवन डेवलप्ड मार्केट्स जैसे कि जापान, यूरोजोन, उनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जापान इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर नेशनल सेंट्रल बैंक्स हैज़ बीन अनविलिंग टू टाइटन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो जापान जो है दूसरे बैंकों की तरह अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट नहीं करना चाह रहा है, जबकि उसे टाइट करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से जापान की करेंसी येन की अगर हम बात करें तो वो 25% से ज़्यादा डेप्रीशिएट कर गई है यूएस डॉलर के मुकाबले। इन एसेंस बैंक ऑफ जापान ने अलाउ किया है कि उसकी करेंसी गिरती रहे, प्रेफरिंग टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इट्स डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। फिर वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 6.5% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भारत की जो ग्रोथ है करंट फिस्कल ईयर 2022-23 में 6.5% है, 1 परसेंटेज पॉइंट कम है उसके प्रीवियस प्रोजेक्शन की। जून में उसने 7.5% कहा था और पिछले साल तो उसने 8.7% कहा था। एस्टिमेट्स कैसे रिलीज़ किए गए हैं, इस बैंक के द्वारा किए जाते हैं 2 बार एक साल के अंदर, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस टाइटल्ड कॉपिंग विद शॉक्स, माइग्रेशन एंड द रोड टू रिजिलियंस। तो इसके तहत ये जो रैंकिंग है या ये जो परसेंटेज बताई गई है कि भारत की ग्रोथ कितनी होगी, वो इसके तहत बताई गई है। अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये पॉवर्टी के ज़्यादा करीब हैं। स्लो जो हो रही है भारत की ग्रोथ ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर रिलेटिव टू द प्रीवियस वन, यानी कि इस साल जो दिक्कतें हो रही है वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि पिछले साल बहुत दिक्कतों वाला भरा हुआ रहा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोविड रिकवरी हैपेंड लास्ट ईयर। फिर इम्पैक्ट जो है रशिया यूक्रेन वॉर का, ग्लोबल मॉनेटरी टाइटिंग हो रही है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कम हो रही है और कंट्रीब्यूटिंग टू दिस स्लोइंग।
फिर मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है यानी कि विनिर्माण है, सेवाएं सेक्टर जो हैं वो जनवरी के बाद से एक्सपेंड कर रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से रेट से बढ़ रहे हैं देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. विद द रिलैक्सिंग ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड पिक्ड अप एज हैड डिमांड इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स. नेक्स्ट आता है गिग इकोनॉमी पर बात करें तो मून लाइटिंग के ऊपर बात की जा रही है कि जब मून लाइटिंग जो है यानी कि रात की चांदनी में जब चांदनी हो जाती है उस टाइम पे अगर आप काम करते हो, यानी कि मून लाइटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, मून लाइटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो रेगुलर सर्विस है, आप कहीं पे रेगुलर जॉब कर रहे हैं वो तो आप करें ही, लेकिन साथ साथ अगर कोई आप अपनी रेगुलर जॉब के टाइम के बाद कुछ और पैसा कमाने के लिए दूसरी कंपनी की जॉब कर लेते हैं, दूसरी कंपनी में कुछ और सर्विस कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको हम मून लाइटिंग कहेंगे. तो मून लाइटिंग या एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं रेम्यूनरेशन के लिए, पैसे के लिए, विद एंटिटीज़ अदर देन देयर एम्प्लॉयज़, यानी कि वो कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉयड हैं पहले से ही, लेकिन उसके अलावा कुछ और जाके काम अगर वो करने लगते हैं किसी टाइम पे, मान लेते हैं आपका ऑफिस 10 से 6 तक है फॉर एग्जांपल, या 9 से 6 तक आपका ऑफिस है, तो आपने 6 बजे तक ऑफिस किया, 6 बजे के बाद अगर आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मून लाइटिंग बोलेंगे. तो पेंडेमिक के दौरान जो डेस्क जॉब्स थी हैड मोर टाइम ऑन देयर हैंड्स एंड दस इट वाज ईजियर टू टेक ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स आउटसाइड दी वर्क. तो मून लाइटिंग जो है भारत के किसी भी स्टैच्यूट में, किसी भी चीज़ों में, रूल्स में डिफाइन नहीं किया गया है. हाउएवर देयर आर इनेक्टमेंट्स दैट डील विद डबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ ऐसे इनेक्टमेंट्स हैं जो डबल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं. जैसे सेक्शन 60 है फैक्ट्रीज एक्ट का, वो ये कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इन डबल एम्प्लॉयमेंट, स्टेटिंग दैट कि डबल एम्प्लॉयमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते. कि नो एडल्ट वर्कर, यानी कोई भी जो व्यस्क जो एक मजदूर होगा, कर्मचारी होगा, शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और एनी वे ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अदर फैक्ट्री सेव इन सच सर्कमस्टेंसेज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. हाउएवर ये जो एक्टमेंट है ये एप्लीकेबल है किन के लिए, ऑन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन फैक्ट्रीज. मून लाइटिंग इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड. सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है ग्लैक्सो लैबोरेटरीज, जो ग्लैक्सो लैब्स हैं लिमिटेड करके, वर्सेस लेबर कोर्ट. तो लेबर कोर्ट मेरठ के बीच में और ग्लैक्सो लैब के बीच में केस हुआ था. तो एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि एम्प्लॉयर के पास हार्डली कोई भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा. ही इज़ नॉट द कस्टोडियन ऑफ जनरल लॉ, ऐसा नहीं है कि जो कंपनी का मालिक है वो कोई कस्टोडियन है जनरल लॉ का. एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉट द गुरु और मेंटर ऑफ हिज वर्कमैन. फिर कहा गया है कि अनलेस एन एम्प्लॉयर, यानी कि जो नौकरी दे रहा है, इज़ एबल टू प्रूव दैट एन एम्प्लॉय एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कोर्ट जो है मे नॉट अपहोल्ड सीवियर पनिशमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यानी उनका कहना यह है कोर्ट का कि जब तक जो एम्प्लॉयर है, नौकरी देने वाला है, वो ये साबित नहीं कर देगा कि भाई इस पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से जो कंपनी के इंटरेस्ट हैं वो ख़राब हो रहे हैं, कंपनी के इंटरेस्ट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तब तक कोर्ट उसको ऑर्डर देकर नौकरी से नहीं निकाल सकती. दीज कोर्ट्स एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन बेस्ड ऑन इक्विटी और फेयरनेस. तो ये जो कोर्ट हैं ये जो फैसला सुनाती हैं किस हिसाब से सुनाती हैं, इक्विटी पे, समानता पे या फेयरनेस पे. कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर को इंडिया ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया. तो रशिया के खिलाफ जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया था तो भारत ने उसके लिए एब्सेंट हो गया, भारत ने उसको मना कर दिया या भारत ने वहाँ पे कोई भी स्टांस नहीं लिया. कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं और 41 की एज में इनको अवार्ड मिला था. ये कौन है, ये हैं रुडयार्ड किपलिंग. फिर आता है कि ही वॉज वन ऑफ द की फिगर्स इन द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. तो अस्तित्ववाद के दर्शन में एक प्रमुख अगर हम देखें शख्सियत हैं. एंड इज़ वन ऑफ द 2 पीपल हु डिक्लाइन द प्राइज़. यानी कि 2 लोगों में से एक ये वो लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिलने से इनकार कर दिया जब उनको मिलना चाहा. तो विनर कौन है, वो है जीन पॉल सार्ट्रे. फिर आता है दिस बुक क्रॉनिकल्स द डिक्लाइन ऑफ अ वेल्दी जर्मन मर्चेंट फैमिली की. यानी कि इस किताब के अंदर वो सब लिखा गया है कि किस तरह से एक वेल्दी, एक बहुत ही रईस एक जर्मन मर्चेंट की फैमिली हुआ करती थी, धीरे धीरे उसका कैसा पतन हुआ ओवर द कोर्स ऑफ 4 जनरेशन, 4 जनरेशन के कोर्स में. दिस वाज द ऑथर्स फर्स्ट नॉवल. ये ऑथर की पहली नॉवल थी जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला. तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था बुडन ब्रूक्स. जो किताब का नाम था वो था बुडन ब्रूक्स और जो ऑथर थे वो हैं थॉमस मान. फिर था स्वीडिश अकेडमी जो है डिसीजन की टू अवार्ड सली प्रूडहोमे द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वाज हेविली क्रिटिसाइज्ड. तो हेविली क्रिटिसाइज्ड हैं एट द टाइम and remains one of the most criticized prize decisions in the history of the Nobel Prize in Literature. ऐसा बिलीव करते हैं कि ऑथर जो है should have been awarded the first Nobel Prize in Literature instead. कि और किसको मिलना चाहिए था, वो है लियो टॉल्स्टॉय की. ये कहा जाता था कि पहला लिटरेचर का अवार्ड लियो टॉल्स्टॉय को दिया जाना चाहिए था, ना कि
जिनको दिया गया है, यानी कि सली प्रुडहोमी को। फिर जो ऑथर हैं वाज द ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में 88 की एज में कौन ओल्डेस्ट पर्सन है जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला? वो है डोरिस लेसिंग। कहते हैं 1993 का नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर का वो अवार्ड किया गया था टॉनी मॉरिसन को। ये सेकंड अमेरिकन वुमेन थी जिनको ये प्राइज़ मिला। इससे पहले पर्ल एस बक को 1913 में अवार्ड मिल चुका था। तो ये है शी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑफ एनी नेशनलिटी टू विन द प्राइज़। फिर कुछ जो ऑथर के काम हैं वो फिक्शनल वर्क है मैकोंडो का। ऑथर का जो नोबेल लेक्चर है वाज कॉल्ड द सॉलिट्यूड ऑफ लैटिन अमेरिका। उस वर्क का नाम क्या है? उस वर्क का नाम है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। तो इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है सेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।